एक ऐसा इंसान जो 5 फुट 7 इंच का था, जिसका वजन मुश्किल से 65 किलो था, जिसे हॉलीवुड ने बार बार रिजेक्ट किया, जिसे लोगों ने कहा कि तुम्हारी आंखें कैमरा के लिए बहुत छोटी हैं, तुम्हारा एक्सेंट बहुत अजीब है, तुम कभी स्टार नहीं बन सकते। उस इंसान ने दुनिया को मार्शल आर्ट्स का मतलब सिखाया, पूरे हॉलीवुड को हिला दिया, और आज उसकी मौत के 50 साल बाद भी करोड़ों लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। उसका नाम था ब्रूस ली। और यह सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने खुद को हर रोज नए सिरे से गढ़ा, जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, और जिसने साबित किया कि लिमिट्स सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो उन्हें मानते हैं। 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से वह घड़ी थी सांप के घंटे की भोर के ठीक पहले। चाइनीज मान्यता के अनुसार यह समय रहस्य, बुद्धि और गहराई का प्रतीक होता है। माँ ग्रेस ली, जो खुद आधी जर्मन और आधी चाइनीज थी, और पिता ली होय चुएन, जो हांगकांग ओपेरा के एक जाने माने कलाकार थे। जन्म के वक्त हॉस्पिटल की एक नर्स ने बच्चे को देखकर कहा, इसकी आंखें में कुछ अलग है। वह गलत नहीं थी। बच्चे का नाम रखा गया ली जून फान, यानी वह जो हांगकांग को हिला दे। अमेरिकी नाम मिला ब्रूस, और सच में इस नाम ने आगे चलकर सिर्फ हांगकांग ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। ब्रूस के पिता का ओपेरा का दौर जल्द ही खत्म हुआ और पूरा परिवार हांगकांग वापस आ गया। ब्रूस तब सिर्फ 3 महीने के थे। हांगकांग 1940 के दशक का वह शहर जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी था, जहां एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी और दूसरी तरफ गरीबी, भीड़-भाड़ और संघर्ष। ब्रूस ली इसी माहौल में पले बढ़े। उनके पिता एक कलाकार थे, तो घर में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हांगकांग की गालियां खुरदरी थी, और ब्रूस ली उन गलियों में बड़े हुए। बचपन से ही ब्रूस ली बेहद चंचल, जिद्दी और लड़ाकू थे। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी मारपीट में थी। ला सैले कॉलेज और यस्टी फ्रांसिस्को ज़ेवियर कॉलेज में पढ़े, लेकिन दोनों जगह उनकी रेपुटेशन एक शरारती और लड़ाकू बच्चों की थी। हांगकांग की गलियों में उन दिनों गैंग फाइट्स बहुत आम थी। ट्राइड्स यानी चाइनीज अंडरवर्ल्ड के गुट आपस में लड़ते रहते थे, और ब्रूस ली अक्सर इन झगड़ों के बीच में होते थे। एक बार एक लड़ाई के बाद उनके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यही वह मोड़ था जब उनके पिता ने तय किया कि ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए, ताकि वह अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने विंग चुन सीखना शुरू किया। विंग चुन एक चाइनीज मार्शल आर्ट को बेहद फास्ट, बेहद प्रिसाइज और बेहद प्रैक्टिकल है। इसे महिलाओं के लिए बनाया गया था। टेक्निक और स्पीड का महत्व होता है। ब्रूस ली के गुरु थे आईपी मैन, और यह नाम आगे चलकर खुद लेजेंडरी बन गया। आईपी मैन एक शांत, गंभीर और अत्यंत कुशल ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने पहले दिन ब्रूस ली को देखा और जाना कि इस बच्चे में कुछ है। ब्रूस ली ने भी पहले दिन से ऐसी लगन दिखाई जो दूसरे छात्रों में नहीं थी। वह घंटों प्रैक्टिस करते, टेक्निक को बार बार दोहराते और आईपी मैन से सवाल पूछते रहते। लेकिन कुछ महीनों बाद एक समस्या आई जिसने ब्रूस ली के ट्रेनिंग को लगभग बंद करवा दिया। पता चला कि ब्रूस ली आधे जर्मन हैं, और उस जमाने में ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट्स के स्कूल सिर्फ प्योर चाइनीज को ही सिखाते थे। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने आईपी मैन पर दबाव डाला कि ब्रूस ली को स्कूल से निकाला जाए। आईपी मैन ने मना कर दिया और ब्रूस ली को पढ़ाते रहे।
लेकिन अब ट्रेनिंग अलग से होती थी, बाकी स्टूडेंट से दूर। इस रिजेक्शन ने ब्रूस को तोड़ दिया। विंग चुन के साथ साथ ब्रूस ली ने छा 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 डांस भी सीखा। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। 1958 में ब्रूस ली हांगकांग के छा 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 डांस चैंपियन बने। उन्हें रिदम का गहरा सेंस था, बॉडी अवेयरनेस कमाल की थी, और यही चीजें आगे चलकर उनकी मार्शल आर्ट्स को एक अलग ही स्तर पर ले गई। उनके मूवमेंट्स में एक फ्लूइडिटी थी, एक ग्रेस था जो सिर्फ फाइटर्स में नहीं होता, जो डांसर में होता है। लेकिन हांगकांग के गलियों की लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। एक बड़े गैंग के साथ झगड़े के बाद ब्रूस ली के माँ बाप डर गए। पुलिस में कंप्लेंट हुई और घर में बड़ी बहस हुई। आखिरकार फैसला हुआ कि ब्रूस ली को अमेरिका भेज दो, जहां वह पैदा हुए थे, जहां उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप थी, जहां वह नए सिरे से शुरुआत कर आगे बढ़ सकते थे। अप्रैल 1959 में 18 साल की उम्र में ब्रूस ली ने एक जहाज पर चढ़ा और सैन फ्रांसिस्को की तरफ रवाना हो गए। जेब में थे सिर्फ $100 और दिल में एक अजीब सा सपना जिसे वह खुद तक पूरा नहीं जानते थे। अमेरिका आना आसान नहीं था। शुरुआत में ब्रूस सैन फ्रांसिस्को में रहे, फिर सीटल चले गए। पैसे कमाने के लिए उन्होंने चाइनीज रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला लिया। सब्जेक्ट था फिलॉसफी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ब्रूस ली बचपन से सोचने वाले इंसान थे। वह सिर्फ मारना नहीं सीखना चाहते थे, वह समझना चाहते थे कि इंसान क्या है, ताकत क्या है और जीवन का मतलब क्या है। स्कैटल में ब्रूस ने मार्शल आर्ट की शुरुआत किया। पहले कुछ दोस्तों को, फिर एक छोटा सा स्कूल खोला। उनके स्टूडेंट्स में सिर्फ चाइनीज नहीं थे, अमेरिकन, अफ्रीकन, अमेरिकन, जापानीज सब थे। और यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में चाइनीज मार्शल आर्ट सिर्फ चाइनीज लोगों को सिखाई जाती थी। ब्रूस ने यह नियम तोड़ा। उन्होंने कहा, ज्ञान की एक रेस की प्रॉपर्टी नहीं होती। यह एटीट्यूड आगे चलकर उनकी पूरी फिलोसॉफी का आधार बना। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बहुत जरूरी इंसान आया, लिंडा एम्ब्री। लिंडा एक अमेरिकन लड़की थी जो ब्रूस की मार्शल आर्ट्स क्लास में आई थी। ब्रूस और लिंडा के बीच फ्रेंडशिप बढ़ी, फिर प्यार हुआ। लिंडा के घर वाले एक चाइनीज लड़के से उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। यह 1960 का अमेरिका था, जहां अलग अलग रेसेस के बीच शादी को बड़ा सख्त नज़र से देखा जाता था। लेकिन लिंडा ने अपने परिवार की परवाह नहीं की। 17 अगस्त 1964 को ब्रूस ली और लिंडा एमेरी ने शादी कर ली। और यह साल 1964 यह सिर्फ ब्रूस ली की शादी के लिए नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक अर्थक्वेक के लिए याद किया जाता है। लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में एक इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप हो रही थी। ब्रूस ली को वहां एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बुलाया गया था। ब्रूस ली उस वक्त कोई स्टार नहीं थे, एक छोटे से स्कूल के इंस्ट्रक्टर थे जो अभी तक किसी के लिए भी ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने लॉन्ग बीच में अपनी टेक्निक्स दिखाई, 2 फिंगर पुशअप्स, 1 इंच पंच और अपनी बिजली जैसी स्पीड, वहां बैठे सारे लोग सन्न रह गए। उस क्राउड में एक आदमी था जिसकी आंखें चमक उठी। उसका नाम था जे सेब्रिंग, एक हॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट जिनके कनेक्शंस थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उन्होंने ब्रूस को एक प्रोड्यूसर से मिलवाया और यहीं से हॉलीवुड का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। 1966 में ब्रूस ली को एक टीवी शोज में रोल मिला, द ग्रीन हॉर्नेट। वह थे काटो, ग्रीन हॉर्नेट के साइड किक, उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड। यह रोल छोटा था, लेकिन जब यह शो हांगकांग में ब्रॉडकास्ट हुआ तो वहां लोग ग्रीन हॉर्नेट को नहीं, काटो को देखने आते थे। ब्रूस की स्पीड,
उनकी प्रिसीजन, उनका करिश्मा स्क्रीन पर कुछ अलग ही था। लेकिन अमेरिका में ब्रूस का एक एशियन एक्टर थे और हॉलीवुड में एक एशियन एक्टर के लिए लीडिंग रोल्स नहीं थे। वह साइड किक थे, विलन थे या फिर थे ही नहीं। ब्रूस ली ने हॉलीवुड का डोर्स खटखटाया। उन्होंने एक शो पिच किया जिसका नाम था द वॉरियर, एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जो वाइल्ड वेस्ट में घूमता है। हॉलीवुड को आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्होंने ब्रूस को लीड रोल नहीं दिया। उसने कहा अमेरिकन ऑडियंस एक एशियन लीड एक्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह शो बाद में कुंग फू के नाम से बना और उसमें लीड रोल दिया गया गोरे अमेरिकन एक्टर को। ब्रूस के साथ यह धोखा हुआ, यह रिजेक्शन हुई और यह रिजेक्शन उनके दिल में बहुत गहरी चुभी। इस दौर में ब्रूस ने अपना फोकस ट्रेनिंग और फिलॉसफी पर लगाया। उन्होंने एक नई मार्शल आर्ट्स सिस्टम डेवलप करना शुरू किया जिसे उन्होंने नाम दिया जीत कूने टू, यानी जो रास्ते को रोके उसे तोड़ने का तरीका ढूंढे। यह कोई ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं था। ब्रूस ली का कहना था कि हर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट एक जमी हुई नदी की तरह है। एक वक्त थी जब वह बहती थी, जीवित थी, लेकिन उस एक सिस्टम बन गई जिसे लोग बिना सोचे दोहराते रहते। ब्रूस ने बॉक्सिंग की फुटवर्क ली, फेंसिंग की डिस्टेंस टाइमिंग ली, मूवे थाई की किक्स ली, रेसलिंग की इंच वर्क ली, विंग चून की सेंट्रल लाइन थ्री ली और इन सबको मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था। उनका एक मशहूर कोट है, बी लाइक वाटर। पानी की किसी डिब्बे में डालो, वह डिब्बे का आकार ले लेता है। किसी बर्तन में डालो, वह बर्तन का आकार ले लेता है। पानी वह बह सकता है, पानी क्रैश भी कर सकता है। तुम भी पानी की तरह बनो। यह सिर्फ एक पोएटिक बात नहीं थी, यह ब्रूस ली की पूरी फिलॉसफी थी। अडॉप्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी और हर सिचुएशन में खुद को एक नए सिरे से ढालना। इन्हीं सालों में ब्रूस ली ने हॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स को प्राइवेटली मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। उनके स्टूडेंट्स में थे स्टीव एमसी-क्वीन, जेम्स कैबोन, सैरन टेट और रोमन पोलांस्की और सबसे मशहूर करीम अब्दुल जब्बार, जो उस वक्त के दौर के सबसे लंबे और सबसे डोमिनेंट NBA प्लेयर्स में से एक थे। सोचो, एक 5 फुट 7 इंच का इंसान 7 फुट 2 इंच के करीम को मार्शल आर्ट सिखा रहा है। यह ब्रूस ली की असली ताकत थी। उनकी टेक्निक इतनी रिफाइंड थी कि साइज कोई मायने नहीं रखता था। 1970 में ब्रूस ली की जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ। वह एक बार बहुत हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्होंने अपनी पीठ की एक नर्व को सीरियसली डैमेज कर लिया। डॉक्टर्स ने कहा तुम कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाओगे, शायद हमेशा के लिए तुम्हें बेड पर रहना होगा। यह सुनकर कोई भी टूट जाता। ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट सिर्फ करियर नहीं, उनकी पूरी आइडेंटिटी थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की बात मानने से इनकार कर दिया। 6 महीने पर वो बिस्तर पर पड़े रहे, कंप्लीट रेस्ट। लेकिन इन 6 महीनों में उन्होंने एक काम किया जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट काम था। उन्होंने लिखना शुरू किया। हजारों नोट्स, कोट्स, आइडियाज, फिलोसॉफी पर, मार्शल आर्ट्स पर, जीवन पर। ये नोट्स आगे चलकर ताओ ऑफ जीन कूनो डू के रूप में पब्लिश्ड हुए। एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया सबसे इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स बुक में गिनी जाती है। ठीक होने के बाद ब्रूस ली वापस आए, पहले से और तेज, पहले से और मजबूत, पहले से और ज्यादा डिटरमाइंड। हॉलीवुड ने दरवाजा बंद किया था तो ब्रूस ली ने अलग रास्ता चुना। हांगकांग। उनके हांगकांग के प्रोड्यूसर फ्रेंड रेमंड चो ने उन्हें ऑफर किया कि वहां आकर फिल्म्स करें। ब्रूस ने कहा और 1971 में अमेरिका को छोड़कर वह हांगकांग वापस आ गए। पहली फिल्म थी द बिग बॉस, यानी फर्स्ट ऑफ फ्यूरी। यह एक सिंपल रिवेंज ड्रामा था
लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो हांगकांग में जो हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं थी। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स टूट गए, पुराने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। लोग सिनेमा हाउस के बाहर रात से लाइन में खड़े होते थे। ब्रूस ली एक रात में हांगकांग के बिगेस्ट स्टार बन गए। अगली फिल्म आई फर्स्ट ऑफ फ्यूरी यानी द चाइनीज कनेक्शन। इस फिल्म में ब्रूस ने एक ऐसे किरदार को जिया जो जापानीज कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लड़ता है। वह सीन जिसमें ब्रूस एक साइन बोर्ड को तोड़ते हैं जिस पर लिखा था नो डॉग्स एंड चाइनीज अलाउड। यह सीन हांगकांग में देखकर पूरा सिनेमा हॉल खड़ा होकर चिल्लाया। ब्रूस ने सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वह एक सिंबल बन गए थे। एक ऐसे चाइनीज इंसान सिंबल जो झुकता नहीं, जो सिर उठाकर चलता है, जो अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करता है। फिर आई वह फिल्म जो ब्रूस ली की सबसे पर्सनल फिल्म थी, वे ऑफ द ड्रैगन यानी रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। इस फिल्म को ब्रूस ने खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया और खुद स्टार किया। इसमें एक सीन था जो सिनेमा हिस्ट्री में अमर हो गया। रोम में कोलोसियम में ब्रूस ली और चक नॉरिस के बीच एक फाइट। चक नॉरिस उस दौर में वर्ल्ड चैंपियन फाइटर थे। इस फाइट को इस तरह कोरियोग्राफ किया गया था कि यह सिर्फ एक फाइट नहीं लग रही थी, यह एक डांस था, एक पोयम थी। दो ताकतवर इंसानों के बीच एक गहरी रिस्पेक्टफुल टक्कर। जब फाइट खत्म होती है और ब्रूस जीत जाते हैं तो वह चक नॉरिस के ऊपर अपना कोट रखते हैं, एक डिफीटेड वॉरियर के लिए रिस्पेक्ट का इशारा। इस सीन में ब्रूस ली की ह्यूमैनिटी झलकती है। और फिर 1973 वह साल जो ब्रूस ली की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। हॉलीवुड वापस आया। इस बार खुद वार्नर ब्रदर्स ने ब्रूस ली के साथ एक फिल्म करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इंटर द ड्रैगन। यह पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एक एशियन एक्टर लीडिंग रोल में था। बजट था $6 लाख और ब्रूस ली जानते थे यह उनका वह मोमेंट है जिसमें वह सालों का इंतजार कर रहे थे। फिल्मिंग के दौरान ब्रूस ली की एनर्जी असाधारण थी। डायरेक्टर रॉबर्ट क्लोज ने बाद में याद किया कि ब्रूस ली हर सेकेंड से पहले सब लोग बस देखते रहते थे। एक सीन में उन्होंने एक मूव इतनी स्पीड से किया कि कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर सका। लिटरली फिल्म वह मूव ब्लर था, उन्हें स्लो डाउन करने के लिए कहा गया। जरा सोचो, एक इंसान जो कैमरा से भी तेज था। फिल्म की शूटिंग मार्च 1973 में कंप्लीट हुई। रिलीज डेट रखी गई अगस्त 1973, लेकिन 20 जुलाई 1973 को रिलीज से सिर्फ 6 हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ब्रूस ली उस दिन हांगकांग में थे। रेमंड चौ ने साथ मिलकर एक नई फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। शाम को वह एक्ट्रेस बेटी टिंग पेई के अपार्टमेंट में गए। उन्हें सिरदर्द था। बेटी ने उन्हें एक पेन किलर दी, एक क्वेगेस्टिक जिसमें एस्पिरेशन मेटाफॉर्मिन का एम्बिनेशन था। ब्रूस ने वह टैबलेट ली और आराम करने के लिए लेट गए। जब रेमंड चौ ने उन्हें डिनर के लिए जगाने की कोशिश की तो ब्रूस ली उठ नहीं सके। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित किया। वो मात्र 32 साल के थे। ऑफिशियल कॉजेज ऑफ डेथ था सेरेब्रल एडेमा यानी दिमाग में सूजन, जो शायद पेन किलर टैबलेट के रिएक्शन की वजह से हुई। लेकिन यह इतना सडन, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि दुनिया को विश्वास नहीं हुआ कि हांगकांग में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। उनके घर के बाहर फैंस रोते रहे। उनकी अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ थी कि पुलिस को क्राउड कंट्रोल के लिए बुलाना पड़ा। इंटर द ड्रैगन जुलाई 1973 में रिलीज हुई। ब्रूस की मौत के बाद फिल्म ने दुनिया भर में $3 करोड़ से ज्यादा कमाए। एक ऐसी फिल्म के लिए जिसका बजट सिर्फ 6 लाख था। ब्रूस ली एक लीजेंड थे और अब एक मिथ बन गए थे। ब्रूस ली ने दुनिया को सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं दी, उन्होंने हॉलीवुड में एशियन रिप्रेजेंटेशंस का पहला सच्चा दरवाजा खोला। उन्होंने यह साबित किया कि एक एशियन मैन लीड हीरो हो सकता है, साइड किक नहीं।
उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की नींव रखी। आज जो UFC है, MMA और उसकी फिलोसफिकल फाउंडेशन वही है जो ब्रूस ली ने जीत कूडो डो में रखी थी। उन्होंने फिटनेस की एक नई डेफिनेशन दी। वो बॉडी बिल्डर नहीं थे, लेकिन उनका बॉडी इतना फंक्शनल था, इतना एक्सप्लोसिव था कि साइंटिस्ट आज भी उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन का स्टडी करते हैं। उनके बेटे ब्रैंडन ली भी एक एक्टर बने। 1993 में द क्रो फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रैंडली भी एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में चल बसे। सिर्फ 28 साल की उम्र में पिता बेटा दोनों अपनी जिंदगी बहुत जल्दी बहुत अचानक समाप्त की। यह दर्द ऐसा है जो लिंडा ली ने अकेले सहा। आज ब्रूस ली की लेगेसी कहाँ है? हर जगह। जब कॉनर मैकग्रेगर अपनी फुटवर्क की बात करते हैं, वो ब्रूस ली को याद करते हैं। जब एक बच्चा पहली बार कराटे क्लास ज्वाइन करता है, वहाँ ब्रूस ली की छाया है। जब कोई कहता है लिमिट्स आर इन द माइंड, वो ब्रूस ली की जबान बोल रहा है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में शामिल किया। उनका एक स्टैचू आज मॉन्स्टर बॉन्सिया में खड़ा है, एक सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में, क्योंकि ब्रूस ने कभी कोई रेशियल बाउंड्री नहीं मानी। 32 साल की उम्र में जो इंसान इस दुनिया को छोड़ गया, उसने इतना कुछ दे दिया जो बड़े बड़े इंसान पूरी जिंदगी में नहीं दे पाते। उन्होंने एक बार कहा था, मैं नहीं डरता उस इंसान से जिसने 10,000 डिफरेंट किक्स को एक बार प्रैक्टिस किए हो। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। यही ब्रूस ली थे, एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस, खुद को हर दिन बेहतर बनाना। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। पानी की तरह जो बहा भी सकता है और जब चाहे पत्थर को तोड़ भी सकता है। दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर कहानी आपको और सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।